Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आप सबके लिए। इस वीडियो में हम लोग मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्ट्रेटेजी जो कि अपनी एसबीआई पीओ के लिए मेनली अपन डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी आप लोग देखें, अराउंड आपका ऑलमोस्ट 1 महीना बचा हुआ है एसबीआई पीओ के लिए, और इस मोमेंट पे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से चल रही होती है। वो वेट कर रहे थे कि कब एसबीआई पीओ आएगा, और सडन ये आया है। और इसका एग्ज़ाम भी आपको पता है 31 दिसंबर से इसका आपका प्री स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ है हमारे पास। अब उनका क्या है, अगर बेसिक अपन देखें तो टॉपिक उनके एकदम क्लियर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी पहले से, इस साल के स्टार्टिंग से एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने अपना बेसिक पार्ट पूरा क्लियर कर चुका है, एकदम स्ट्रॉन्ग कर चुका है। अब उनको क्या चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का वेट होता है कि अब हम लोग इस 1 मंथ में क्या कर लें कि हमारे बाकी के जो टॉपिक हैं वो पूरे भी कवर हो जाएँ, जो बेसिक हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आए हैं वो भी पूरा कवर हो जाए, और एग्ज़ाम हमारा 100% क्वालिफ़ाई हो। ऐसा हम क्या करें अभी? तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि सेम कैटेगरी में मैं भी था। 2017 में मैंने पूरा प्रिपरेशन किया। 2018 में जब ये एग्ज़ाम अपीयर किया था, तो मैंने भी 2018 में क्रैक किया था। इसका प्री मेंस सब कुछ मैंने 2018 में क्रैक किया है। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, कुछ वो, और फिर कुछ जो अभी थोड़ा न्यू पढ़ के क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं, उसके बेसिस पे मैं पूरी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की है कि सेक्शन वाइज़ आप किस तरीके से प्रिपेयर करें कि कोई भी सेक्शन आपका 70 टू 80% स्कोर करने से ना छूटे, और प्रॉपर आप कैसे एग्ज़ाम देने के बाद ही एकदम श्योर हो जाएँ कि आपका ये एग्ज़ाम निकलना ही है। तो इस स्ट्रेटेजी में अपन सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, कि आपको क्या-क्या टॉपिक हैं जो कवर करते हुए चलना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, कितना टाइम आपको देना है, पूरा एक-एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है? कि किस तरीके से हमें फॉलो करना है। अब इसमें ना देखो, मेनली ये स्ट्रेटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर जाएगी जो कि 1 महीने या 2 महीने पहले से भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका बेसिक क्लियर है, और जो बहुत पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये एकदम 100% काम कर जाएगी। अगर इस पर आपने काम किया, आप खुद श्योर हो जाओगे कि हाँ, ये एग्ज़ाम मेरा 100% निकल जाएगा। तो लेट नहीं करते, अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं कि क्वांट में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉक कितने देने हैं, यानी कि स्पीड टेस्ट आपको 1 दिन में कितना रखना है 1 मंथ के लिए, और उसको फिर देने के बाद सिर्फ मार्क्स देख कर के आप उसे हटा नहीं देना है, एनालाइज़ करना है और किस तरीके से करना है। तो अपन ये चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पूरा का पूरा फॉलो करके देखना, विथिन अ वीक आपको चेंज दिखने लगेगा। सबसे पहले क्वांट का अपन देखते हैं कि क्वांट में अपन को क्या करना है। अब देखो, आपके टॉपिक सारे बेसिक वाले कवर हो गए हैं। अरिथमेटिक आपने कवर कर लिया, डीआई का भी जो प्रोसेस होता है आपने पूरा देख लिया किस तरीके से होता है, कैसे हमें करना है। लेकिन अब भी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है इन चीज़ों में। तो देखो, अपन को प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप इतना ध्यान रखना कि क्वांट आपको 3 घंटे का शेड्यूल 1 दिन में फॉलो करना ही करना है। डेली बेसिस का आपका रहेगा, यानी कि 3 घंटे आपको क्वांट को देना ही देना है। अब वो आपके ऊपर है कि मॉर्निंग में क्वांट को रखो, चाहे आफ्टरनून में रखो, चाहे इवनिंग में रखो, जब आपको रखना है आप तब रखो, ठीक है? नाइट में जो लोग पढ़ते हैं वो नाइट में करो, ठीक है? सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सिमेशन इसको 1 दिन भी मिस ना करें, क्योंकि प्री का पूरा एग्ज़ाम ही आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीड पर काम करता है। स्पीड है, निकाल लोगे वो एग्ज़ाम, और अगर स्पीड नहीं है, तो नॉलेज कितना भी क्यों ना हो आपको, नहीं निकाल पाओगे वो एग्ज़ाम, ठीक है? तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सिमेशन आधा घंटा देना है सिर्फ़ और सिर्फ़, 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखना। सीधा-सीधा बस सामने आपके वॉच होना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, अगर 50 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपका ऐसा फँस रहा है जो नहीं आता, उस पे रुकना नहीं, स्किप करके आगे बढ़ते जाना, बस अपना अटेम्प्ट देखना और एक्यूरेसी देखना, क्या चल रही है आपकी। और अगर अच्छी नहीं है, टारगेट देना अपने आप को कि विथिन अ वीक मुझे इसे इम्प्रूव करना है, 50 में से 45 क्वेश्चंस होने चाहिए और एकदम एक्यूरेट मेरे होने चाहिए फर्स्ट वीक में ही। लास्ट वीक तक तो 50 क्वेश्चंस मेरे 1-2 मिनट पहले ही कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है? ये टारगेट रखो। इसके बाद फिर सेकंड है अपना डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन ऐसा लगता है ना बच्चों को डायरेक्ट आता नहीं है। हाँ, डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन पूरा का पूरा क्वांट ही आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है। वो अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना, ना आपका डीआई हो रहा है, ना आपका फिर अरिथमेटिक वाला पार्ट हो रहा है, ना आपका क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होगा, ना नंबर सीरीज वाला पार्ट होगा, या होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहला काम है अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना, उसे स्ट्रांग करना, और ये हो जाता है हमारा। काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, हमें एकदम उसे स्पीड में लेकर के आना है। 1 वीक भी सिंप्लीफिकेशन आपने हाफ एन आवर के लिए लगाया ना, खुद आपको आपकी कैलकुलेशन स्पीड में चेंज दिखने लगेगा। सेकंड आप आना डीआई के ऊपर। हाफ आवर के बाद ब्रेक नहीं लेना, तुरंत ही डीआई उठा लेना। डीआई में क्या करना है, आपको टारगेट देना है 5 सेट्स का, जो कि आपको आधे घंटे के अंदर करना ही करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाना है। कोई सेट अगर ऐसा फंस गया तो नहीं आ रहा है, एक बात ध्यान देना, अगर कोई डीआई ऐसी फंस गई जो आपको लग रही है टफ है, नहीं बनेगी,
आपको उस डीआई के 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि वो देते ही ऐसे हैं कि डेटा देख के ही तुरंत सॉल्व हो जाए। क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट्स को क्या होता है कि डीआई टफ लगी, पूरी की पूरी स्किप कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, प्रैक्टिस टाइम पे भी आप देखना कोई डीआई अगर टफ है, टफ होते हुए भी उसके 2 से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन टफ होंगे या 3 क्वेश्चन टफ होंगे। 2 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे रखते हैं, जो भी वो डीआई डिज़ाइन करते हैं, कि इसको एक नॉर्मल स्टूडेंट ऑन एन एवरेज से या बिलो एवरेज है या ऑन एन एवरेज भी है, वो आराम से कर पाए, कितनी भी टफ क्यों ना हो, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस में भी ये डीआई उसी तरीके से फॉलो करना है आपका प्रोसेस। डीआई करना है हमें, जो डीआई टफ लग रही है उसके 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि आपको 5 सेट की पूरी डीआई पूरी की पूरी ही करनी है। आपको तो टारगेट दिया है आधे घंटे में जितना मैक्सिमम कर पाओ। इस तरीके से डीआई की प्रैक्टिस आपको करनी है। और जैसे-जैसे आपके क्वेश्चन्स होते जाएँगे ना, आपका ये पूरा-पूरा टारगेट रहेगा कि जैसे ही आपका ये 1 घंटा खत्म हुआ सिम्प्लीफिकेशन और डीआई वाला, इसके बाद अपना थोड़ा-सा मतलब टाइम निकाल के एक गैप 15 मिनट्स का, आप थोड़ा-सा देख लो कि जो सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन्स थे वो आपके ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपके गलत चले गए या ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपके नहीं बने। एक बार उनको ज़रूर देख लेना। वो क्वेश्चन अगर नेक्स्ट डे आपके सामने आते हैं ना सेम पैटर्न के, तब वो आपका मिस नहीं होना चाहिए, ना डीआई में, ना सिम्प्लीफिकेशन में। उसके बाद थर्ड जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंपैरिजन क्वांटिटीज़। अब देखो, एक चीज़ आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फिक्स नहीं होता है कि आपका एसबीआई के एग्ज़ाम में आए, और कंपेरिजन क्वांटिटीज़ भी अपना फिक्स नहीं है कि वो आ जाए, ठीक है? लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ 2018 से ही कंपेरिजन क्वांटिटीज़ और आपका डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट उसने प्री में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है एसबीआई ने, और इसके बाद ही आईबीपीएस पीओ ने थोड़ा-सा फॉलो करके उसने भी लेके आया था डेटा सफिशिएंसी वाला और ये वाला पार्ट आपका कंपेरिजन क्वांटिटीज़ वाला। तो इसको इग्नोर नहीं करना। एकदम क्या होता है ना कि जब हम लोग यहाँ पर नहीं प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसकी, और जब वो वहाँ पे हमें एग्ज़ाम में मिलता है तो बहुत हमें मतलब टफ होता है उसको कर पाना, भले ही वो कितना ही ईज़ी क्यों ना हो। तो प्रैक्टिस में रखना, छोड़ना नहीं उसको बिल्कुल। एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करो, एक दिन कंपेरिजन क्वांटिटीज़ की प्रैक्टिस करो, हाफ ऑवर के लिए दोनों को रख दो। हाफ ऑवर आपको देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को टाइम देना, उसमें आप आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग है जितना आप क्वेश्चन उसको उठा सको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि 5 मिनट में आप चाहो तो 10 क्वेश्चन बना लो, साइन देख करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तब आप उसे कर पाओगे। साइन देख कर के करना नहीं आता, आप पूरा उसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके अगर आप अपने रूट्स निकालते हो तो थोड़ा टाइम लगता है हमें, ठीक है? तो थोड़ा-सा कोशिश करना कि अगर नहीं आता तो वीडियोज़ देख लो। यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च करोगे मिल जाएँगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत अच्छे वीडियो, तो साइन देख कर के सॉल्व करना बताते हैं। तो इसको देख लेना अगर अभी तक आप रूट लेकर के सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है? और कंपेरिजन क्वांटिटीज़ के क्वेश्चन आप अगर जैसे कंपेरिजन क्वांटिटीज़ का आपको लगता है क्वेश्चन्स कहाँ से मिलेंगे, ना तो बुक में मिलते हैं, ना मतलब कहीं पर हमें मिल रहे हैं, तो आप सीधा-सीधा ना क्या करना, आप गूगल पे सीधा-सीधा टाइप कर दो, कंपेरिजन क्वांटिटीज़ क्वेश्चन्स फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, सीधा-सीधा वहाँ से डाउनलोड करो जो पीडीएफ अच्छी लगती है और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, ठीक है? ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंपेरिजन क्वांटिटीज़ अल्टरनेट डेज में रखना है। उसके बाद अब आपका क्या आ रहा है, फोर्थ पे नंबर सीरीज़ और डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट, इसको भी आपको अल्टरनेट डेज में रखना है। एक दिन नंबर सीरीज़ और एक दिन डेटा सफिशिएंसी। नंबर सीरीज़ में कोशिश करना कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ को भी इंक्लूड करो, रॉन्ग नंबर सीरीज़ को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अब जो मैं एग्ज़ाम्स देख रहा हूँ पीओ लेवल के, उसमें मिसिंग वो नहीं दे रहा है, उसको पता है रॉन्ग नंबर सीरीज़ टफ पड़ता है, वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही दे रहा है। तो कोशिश करो जितना मिसिंग वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उतना ही रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाला भी स्ट्रॉन्ग कर लो। कुछ भी डिफरेंस ना रहे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए चाहे रॉन्ग का हो चाहे मिसिंग का हो, कर लेंगे हम लोग। इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आना, और अगर अल्टरनेट डेज़ में किया तो 2 वीक के अंदर-अंदर इतना कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगी दिक्कत। ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आपका कंपेरिजन क्वांटिटीज़ कवर हो रहा है। नंबर सीरीज़ के साथ आपका डेटा सफिशिएंसी कवर हो जाएगा। इनफ है। इसके बाद आपका क्या है, आपको डेली बेसिस पे देखो, आपको इतना पता रहता है कि जो अरिथमेटिक वाला पार्ट होता है, वो हमारा जो प्री में रहता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना आता है, 10 से 12 नंबर का आता है। ये चीज़ आपको पता रहती है, और मैक्सिमम जाएगा तो 13 और 14 का खींचेगा, इससे ज़्यादा नहीं खींचता, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इग्नोर करके जाते हैं। मत करो। आपको ये चीज़ पता है, अरिथमेटिक को अगर यहाँ पे हम लोग इग्नोर करते हैं ना, तो ये चीज़ हमें मेंस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी आपके। प्री क्वालीफाई हो गया, मेन तो जॉब लेना है ना, अकेला प्री थोड़ी निकालना है, मेंस भी निकालना है। और यहाँ पर अगर डेली बेसिस पे जो मैंने दिया है कि आप 1 घंटा डेली बेसिस पे अरिथमेटिक को दो, तो वो इसीलिए मैंने रखा हुआ है कि यहाँ पर आपका जब डेली आप 1 घंटा दोगे ना अरिथमेटिक को, और अपने आप बेसिक पहले ही क्लियर कर चुके हो, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करोगे। 1 घंटा दोगे और उसमें टारगेट रखना अपना है कि मिनिमम 1 आवर 60 मिनट्स में मेरे 40 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 40 का टारगेट रखो। यहाँ पर अगर आपको अरिथमेटिक वाला पार्ट इतना आपने डेली 1 घंटा दे दिया, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि प्री में तो प्री में आपको मेंस में भी जो डीआई आती है ना अरिथमेटिक बेस्ड वाली, पाइप एंड सिस्टम पे आ गई, बोटन स्ट्रीम पे आ गई, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके कॉन्सेप्ट पे आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि एक-एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा एकदम।
तो ये आपका पूरा क्वांट का शेड्यूल है, एक सिंगल चीज़ हम मिस नहीं कर रहे हैं। इसको आप फॉलो करके देखो, 3 घंटे का शेड्यूल है। अगर आपको जैसे कि लगता है कि थोड़ा ब्रेक भी बीच में लोगे तो 3.5 घंटे का हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। प्री में आप इतना टाइम डेडिकेट कर सकते हो क्वांट को, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा आपका। ठीक है, ये क्वांट का है। सेकंड अगर हम देखें रीजनिंग वाला पार्ट अपना, तो रीजनिंग में आप देखो सबसे टॉप पर मैंने रखा है पजल्स, क्योंकि आपको पता है जो आईबीपीएस पीओ का पेपर आया था उसमें तो लगभग उसने अपना 40 to 50% पेपर ही पजल्स में कवर कर दिया था। पजल्स उसने इस तरीके दे दी कि सीटिंग अरेंजमेंट भी बच्चों को पजल लग रहा था, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन साइंस भी बच्चों को पजल लग रही थी। तो पजल तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा आप डेली बेसिस पे रखोगे, उसको किसी से रिप्लेस नहीं करना आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जैसे जब मैंने प्रैक्टिस किया था तो क्वांट को मैं मॉर्निंग में ही रखता था, और मॉर्निंग में मतलब ऐसा कि एक एसटी देने के बाद, वो अपन एसटी बाद में अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे किस तरीके से मैं रखता था। एसटी देने के बाद मेरा जो टास्क होता था वो क्वांट का होता था, और आफ्टरनून में मैं रीजनिंग रखता था। आफ्टरनून में क्योंकि इजीली रीजनिंग हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद इवनिंग का जो टाइम होता था वो इंग्लिश का होता था। अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना आपको जब रखना हो, ठीक है। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे मंथ के लिए सबसे पहले आपको पजल्स फिक्स रखना है 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का टारगेट लेना और 10 पजल मिनिमम उसमें आपको करना ही करना है। सेकंड चीज़ क्या होती है, सिलॉजिज्म थोड़ा सा हाई लेवल पे आने लगा है, लेकिन आता है, आईबीपीएस पीओ में भी मिल गया था। कई मतलब ऐसे मतलब कुछ थे सेट्स जिनमें नहीं आया था, लेकिन मैक्सिमम में हम लोगों ने देखा था कि उसमें दे दिया था उसने स्लॉग, इनइक्वालिटी भी दे दिया था। पहले जो फर्स्ट डे पे एग्जाम्स हुए थे उसमें स्लॉग नहीं मिला था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सेट होने लगे थे तो आगे आने लगा था, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना कि एसबीआई तो देगा ही नहीं, आ जाता है, ठीक है। और स्कोरिंग रहता है तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, और कितना करना है आपको, सिर्फ 15 मिनट्स देना है इसको। 15 मिनट्स का मैंने बोला, 15 मिनट्स का आप टाइम दो, एक स्लॉग का पीडीएफ निकाल लो और 20 क्वेश्चन उसके डेली बेसिस पे करते जाओ। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी आपकी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा इनइक्वालिटी, सेम इनइक्वालिटी को तो आपको बस 10 मिनट देना है और 10 मिनट की कोशिश करना है 20 क्वेश्चन आपके हो जाए, चाहे वो कोडेड फॉर्म में हो चाहे सिंपल हो। आपको इतनी स्पीड रखनी है इनइक्वालिटी में कि 10 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि 30 सेकेंड्स में आपका एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आप करके हटा दोगे। इतनी स्पीड आपकी आ जाएगी अगर डेली बेसिस पे उठा रहे हो तो। अब बच्चों क्या होता है ना कि ये डाउट रहता है सर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, ये तो आपने ऐसे कर दिया, आप क्वेश्चंस कहाँ से लें हम लोग कि डेली बेसिस पे हमारे सामने क्वेश्चंस हों, हम लोग फालतू परेशान ना हो। तो एक नाइट में आप जग के पूरे क्वेश्चंस निकाल दो ना। नेट पर कितने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं एक बार सर्च करके तो देखो। जरा सा आप डालोगे इनइक्वालिटी क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तुरंत के तुरंत आपके सामने इतना पीडीएफ ओपन होगा जो आपको अच्छा लेटेस्ट पैटर्न का मिल रहा है, पीडीएफ डाउनलोड करते हुए चले जाओ। और ज़्यादा से अगर जैसे आपको लैपटॉप से नहीं करना, वैसे अब तो सब लैपटॉप से ही कर रहे हैं, निकला आपको अच्छा लगता है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि वो आपका हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, एक बार मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आपका पूरा नाइट का टाइम जाएगा, लेकिन आपके पास अच्छा खासा आपका खुद का स्टडी मटेरियल हो जाएगा। आपको यहाँ वहाँ बार बार ना डेली बेसिस पे परेशान नहीं होना होगा। तो एक बार थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन फिर एक बार स्टडी मटेरियल रेडी हो जाए ना, पूरा हमारा चलता है। 1 महीने के लिए फ्री हो जाओगे आराम से, 1 महीने के लिए भी नहीं, आगे एग्जाम्स के लिए भी। तो ये आपका इनइक्वालिटी का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखें तो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है थोड़ा सा हाई लेवल वो चाइनीज़ कोडिंग वाला लेकर के आ गए, लेकिन देते ज़रूर हैं। आपको कोडिंग डिकोडिंग आता है तो ये आपको क्या करना है, 15 मिनट्स का टाइम इसको देना है, और कितना करना है आपको, 4 सेट रखना है कोडिंग डिकोडिंग के। थोड़ा सा मतलब ईज़ी से स्टार्ट करना और धीरे-धीरे टफ पे जाते जाना। आराम से हो जाएगा, इसके भी क्वेश्चंस आपको नेट से निकालना है। और ये थोड़ा-सा मतलब जैसे मैं टेक्स्ट बुक को पूरा अच्छा मैंने स्टडी किया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें पूरा-पूरा जो अपना प्रैक्टिस पार्ट है ना, वहाँ से मिल जाता है स्टडी मटेरियल, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चंस वगैरह उन्हें पूरे वहाँ से मिल जाते हैं। पर जैसे जिनने पास नहीं लिया, वो लोग क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा गूगल पे सीधा टाइप करके वहाँ नेट से निकालेंगे, वहाँ से भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस। कोशिश करना ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल पर लो, यानी कि जब नेट पे सर्च कर रहे हो ना तो आगे एक लाइन और उसमें ऐड कर देना बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। इतने पे आपको वो पूरा का पूरा लेटेस्ट पैटर्न वाला ही देगा। तो उसमें जो अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा पजल फॉर्म में, थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में और थोड़ा सा मतलब लॉन्ग में वो आपको दे रहा है, कोशिश करना कि आप उन्हीं की प्रैक्टिस करो, एकदम ईजी वाला मत करना, क्योंकि एसबीआई में आपको थोड़ा सा ट्रिकी मिलेगा, थोड़ा सा पजल फॉर्म में वो दे देता है, लेकिन बन जाता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करके जाओगे ना वो ईजी लगने लगेगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ हो गई। और उसके बाद लास्ट जो आपका है वो है आपका डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी आपके रीजनिंग में वो डालते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। अब तो डेटा सफिशिएंसी में ऐसा हो गया है कि वो लोग डेटा सफिशिएंसी में आपको पजल तक दे देते हैं। जो ऑर्डर एंड रैंकिंग होता है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग जो नंबर ऑफ बॉक्सेस वाला क्वेश्चन होता है, फ्लोर वाला क्वेश्चन होता है, और उसके बाद ये जो हमारा पजल्स में जो हम देखते थे कुछ क्वेश्चंस मतलब आते थे हमारे, वो डेटा सफिशिएंसी में वो देने लगे हैं। तो पैनिक नहीं होना, अगर यहाँ प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजिली कर लोगे इन चीज़ों को।
तो ये आपका रीजनिंग का शेड्यूल रहेगा, पूरा टाइमिंग मैंने ऐड किया हुआ है, 2 घंटे का आपका प्रॉपर है। पॉसिबल हो तो इसको एकदम इस 2 घंटे में कर लेना। एक बार में आप 2 घंटे बैठ सकते हो, इतनी दिक्कत नहीं होती। बस आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि आप डिस्टर्ब ना हो कि आपको क्वेश्चंस कौन से करने हैं। एक बार सेट कर लोगे ना पूरा स्टडी मटेरियल, आराम से 2 घंटे एक बार में बैठ पाओगे और करने में मज़ा आएगा, क्योंकि पहले पज़ल हो गई, फिर स्लॉग हो गया, फिर इक्वालिटी, फिर कोडिंग डिकोडिंग। जब क्वेश्चन में भी वेरिएशन हमें मिलता है ना, तो बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का शेड्यूल है। अगर फॉलो किया विद इन अ वीक, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा रीजनिंग के हर एक टॉपिक में। इतना कर लेना, ठीक है? इसके बाद आपका इंग्लिश का। इंग्लिश के शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश का देखो सेक्शन में सबसे पहले चीज़ तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, उसको मिस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। ऐसे आप देखते हो कि हाँ, आपको दिख रहा है कि हाँ, इसमें एरर करेक्शन वाला पार्ट है, मुझे सिर्फ एरर फाइंड करना है और वो वाला टिक करना है। ऐसे मत जाना, वो क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट करते हैं और उनका जो भी ट्विस्टिंग वाला पार्ट होता है, वो इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होता है। अगर इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़ाना, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत करके आ जाओगे, और ये चीज़ हुई है। तो इसको नहीं करना। कोशिश करना कि पहले इंस्ट्रक्शन को भले ही एक नज़र से हम लोग देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। ब्लाइंडली जो हमें पहले किया हुआ है ना प्रैक्टिस में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को उठाना स्टार्ट नहीं करेंगे, वो ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे कि लास्ट में मैंने जो लिखा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो उनके आते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमें जनरली पता होता है क्या लिखना होता है, चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। लेकिन ये लोग ट्विस्ट करके क्या करते हैं, चूज़ द मोस्ट इनएप्रोप्रिएट वन। और जो एप्रोप्रिएट होता है ना, वो सबसे टॉप पर रखते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें पता है कि स्टूडेंट्स की आदत है वो एप्रोप्रिएट को ही करेगा। सीधा एप्रोप्रिएट वाला टिक करते हुए जाते हैं और लोगों को लगता है 5 नंबर पक्के, और उन्हें ये नहीं पता होता कि पाँचों के पाँचों को गलत करके आए हैं। इनएप्रोप्रिएट पूछा था, जो कि उसने लास्ट में रखे हुए थे। तो ये गलती नहीं करना। थोड़ा-सा मतलब एक चीज़ तो ये कि इंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ के ही क्वेश्चन को करना है। और अभी पता है, जब आप मॉक लगाना स्टार्ट करोगे ना, जो लोग लगाते हैं उनको पता होगा, और जो लगाना स्टार्ट करेंगे ना, उन्हें धीरे-धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि अब जो मॉक डिज़ाइन कर रहे हैं ना, उन लोगों ने इस चीज़ को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ तक मैंने देखे हैं अभी लेटेस्ट पैटर्न के मॉक। तो पहली चीज़ तो यही इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, और दूसरी चीज़ सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना। इंग्लिश में कुछ ना कुछ वो नई चीज़ लेकर के आते हैं, जो कि एक सरप्राइज़ रहता है, कुछ नया आता है, और उसी को फिर मतलब आगे एग्ज़ाम में, जैसे आईबीपीएस वगैरह के एग्ज़ाम में वो लोग कॉपी भी करने लगते हैं। तो सरप्राइज़ के लिए थोड़ा-सा रेडी रहना, जब ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हो ना, कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो रेडी रहना, थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहना। अब प्रैक्टिस किसकी करनी है, जो हमें पता रहता है कम से कम उसकी तो प्रैक्टिस करेंगे, जो नया मिलेगा उसको ट्राई करेंगे पढ़ के, लेकिन जो पता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो पता है उसमें कैसे प्रैक्टिस करना है वो देख लो। सबसे पहली चीज़, इंग्लिश को आप नोट्स लेकर के या कॉन्सेप्ट उसका फालतू मतलब ज़्यादा रीड नहीं करना। एक बार अगर आप पढ़ चुके हो, उसके बाद इस मोमेंट पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज़ की। तो सबसे पहला आपका क्या होगा, आप इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करो। अगर आप ऑलरेडी कहीं से कोचिंग कर चुके हो या कॉन्सेप्ट वगैरह पूरे पढ़े हैं, ग्रामर वाली क्लास पूरी ले चुके हो, तो अब अपना बार-बार उसको मत करो। यहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब ये देखो कि अब आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, और जब वो तभी पता चलेगा जब आप सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करोगे। 20-20 मिनट्स के आते हैं, क्योंकि आपको वहाँ एग्ज़ाम में भी जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट्स का मिलेगा। तो जहाँ कहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हो ना, हर एक उस पर आपको मिलता है। टेक्स्ट बुक पे तो मैंने देखा है, आईबीपीएस पीओ में डले हुए हैं, एसबीआई पीओ की टेस्ट सीरीज़ में डले हुए हैं। देन फिर मतलब हर एक टेस्ट सीरीज़ में उसके सेक्शनल अलग से वो डाल के रखते हैं, कि स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो अलग से प्रैक्टिस कर सकें। तो आप लोग अगर जहाँ कहीं से भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे सर्च करके देखना, सेक्शनल आपको 100% मिलना चाहिए। तो वो 20-20 मिनट्स का रखना। एक सेक्शन का उठाओगे ना, आप एक सेक्शनल टेस्ट उठा रहे हो, उसमें आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, आपको जो अब ये पैराग्राफ वाला मैथड फॉलोइंग आता है, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, और पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, और वो भी टाइम लिमिट के साथ। जब प्रैक्टिस करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन एक वीक के अंदर अंदर हम बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं, जब दिन में हम लोग 2 स्पीड टेस्ट अकेला इंग्लिश के सेक्शन वाले लगा रहे हैं, तो यूज़ टू हो जाओगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका 2 घंटे का शेड्यूल रहेगा इंग्लिश का, जिसमें कि आपको 20-20 मिनट्स के 2 मॉक देने हैं, ठीक है? उसमें आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उसके बाद जितना आपको उसके मार्क्स पे फ़ोकस नहीं करना, उससे ज़्यादा फ़ोकस करना है अपनी मिस्टेक्स पर। कहाँ पर हमने गलती की है, कहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो गलत जा रहा है। इतना अगर करते हुए चले गए ना, तो इंग्लिश में आप 1 से 2 वीक के अंदर-अंदर अपनी स्कोरिंग में ऑटोमैटिकली चेंज देख लोगे। अपने आप जज कर लोगे कि हाँ, मेरा ग्राफ अब ऊपर जा रहा है। क्योंकि पता चल रहा है कि अभी तक इंग्लिश में कहाँ गलती करते हुए आए हैं। और उन गलतियों पर अगर काम किया, ऑटोमैटिकली पूरा-पूरा 100% श्योर होता है कि जब गलतियाँ हम सुधार रहे हैं, हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा परफॉर्मेंस का। वही आपको इंग्लिश में करना है। जो गलतियाँ करते हुए आए हो ना, उनको रिपीट नहीं करना। यहाँ से गलतियों को सुधारना। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जो कि आते ही आते हैं 100%,
उनकी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, वो वाला पार्ट नहीं हटता, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस में, उसका थोड़ा सा चेंज वो कर देगा, लेकिन देगा जरूर। और पता है ये जो आपके सेक्शंस जो मैंने लिखे ना, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल वाला, इसमें आपका सबसे ज्यादा वीक क्या है? जब आप मॉक देना स्टार्ट करते हो ना, स्पीड टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो, तुरंत हमें पता चल जाता है कि हमारा सबसे वीक पार्ट कौन सा चल रहा है, जहाँ पे हमारी स्कोरिंग हो ही नहीं रही है। एक दिन दिया, 2 दिन दिया, अगर हमारा तीसरे दिन भी हमें दिख रहा है कि नहीं ये वाला सेक्शन हमारा वीक ही चल रहा है, एक बार उठा लो उस सेक्शन को अच्छे से, उसको कवर करना स्टार्ट करो। अगर जैसे कि आपको दिख गया कि नहीं मेरा कॉम्प्रीहेंशन ही वीक चलता है और क्लोज टेस्ट वाला मेरा थोड़ा सा मतलब ईजिली मैं पकड़ पा रहा हूँ चीज़ों को, ईजिली मैं वर्ड को कर लेता हूँ, कहाँ पर कौन सा सेट होगा, वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग है, तो कोशिश करना कॉम्प्रीहेंशन का एक बार आप टाइम दे करके उसका वो शेड्यूल ड्रॉ कर लो। कॉम्प्रीहेंशन का सबसे ज़्यादा ईजी तो वही होता है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग पर फोकस कर दो। वहाँ पर अगर आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई, ऑटोमेटिकली कॉम्प्रीहेंशन में आपकी स्पीड बनने लगेगी। तो अगर कोई सेक्शन ऐसा पकड़ में आता है कि नहीं ये वाला मेरा मतलब एकदम ही बेकार जा रहा है इंग्लिश में, उसको एक बार पकड़ लेना और स्ट्रॉन्ग कर लेना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर वीक पार्ट आपको पकड़ में आ गया है कि नहीं ये वाला सेक्शन मेरा वीक है, उसको इग्नोर नहीं करना। जनरली स्टूडेंट 80% क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, चलो हटा देते हैं, इसको एग्जाम में भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना, करना ही करना है उसको। अगर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बैठ गए ना, एक बार उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, एक वीक के अंदर अंदर अपने आप में दिखने लगता है कि नहीं ये वाला सेक्शन बाकी सेक्शन के स्ट्रॉन्ग में हमारा ज़्यादा मतलब अच्छा होने लगा है। तो कोशिश करके देखो, आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश का ये वाला शेड्यूल आपको फॉलो करना है, जस्ट 2 घंटे का है, फॉलो करके देखना, अपने आप आपको चेंज दिखने लगेगा। क्वांट का अपना हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया। ये आप यकीन मानो, जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि पूरा पढ़ लिया है, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें। अगर ये वाला फॉलो करोगे ना, तो प्री मेंस में भी इसकी बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो इसको एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। थोड़ा सा अपने शेड्यूल में ही चेंज करके देखना, पूरा चेंज नहीं करना, जहाँ जहाँ ऐड कर सकते हो ऐड करके देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बनाते हैं, वो क्या है अपना स्पीड टेस्ट। आपको पता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में। मेरा जो रहता था, मेरा क्या मेरे फ्रेंड्स का भी, जिन्होंने मतलब एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मैं भी एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, उनका जो शेड्यूल रहता है वो 2 मॉक अपना पर डे बेसिस पर रखते हैं लास्ट के 1 मंथ में। 2 मॉक रखते हैं, और नहीं तो फिर एक रखते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रखते, 2 मैक्सिमम होता है, 2 या फिर 1। मेरा जो स्टार्टिंग का रहता था 10 to 15 डेज का, अगर मेरी प्रिपरेशन मतलब मेरे को लग रहा है कहीं पर मतलब थोड़ा सा कम हुई है, मैं क्या करता था स्टार्टिंग 10 डेज में क्या करता था, सिंगल मॉक रखता था और उसके बाद 2 मॉक कर देता था। लेकिन जो डिमांड रहती है वो 2 आपको लगाना चाहिए स्पीड टेस्ट, ठीक है। मेरा एक रहता था जो मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग में लगाता था सबसे पहले, मतलब जब मेरी स्टडीज स्टार्ट होंगी एक मॉक के साथ ही स्टार्ट होगा। एक स्पीड टेस्ट मैंने लगाया, लगाते ही उसके बाद मेरे को पता चल जाता था कि हाँ उस दिन का मेरा टारगेट अब क्या रहने वाला है। जैसे ही मॉक मेरा हुआ, कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा स्कोर देखा क्या रहा है, सेटिस्फैक्ट्री है नहीं है, उसके बाद तुरंत शिफ्ट कर गए मेरे जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन पर। और जो मेरे मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं जो कि आते हुए गलत होते हैं, तो तुरंत हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी गलती चल रही है। तो आगे वाला हमारा पार्ट था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वांट वाला, देन रीजनिंग वाला, देन इंग्लिश वाला, उसके टारगेट मॉर्निंग में यहीं से हमारे फिक्स हो जाते हैं जब हम मॉक लगाते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। वहीं के वहीं हमारे नोट डाउन हो जाते हैं कि आज मुझे क्वांट में किस सेक्शन पे ध्यान देना है, रीजनिंग में कहाँ ध्यान देना है और इंग्लिश में कहाँ ध्यान देना है, मॉक लगाने के बाद ही। और पूरे दिन का ही आपको वार्म अप देता है कि जैसे ही मॉक लगाए ना, तुरंत हमें पता चल जाता है कि अब पूरे दिन क्या करना है। और जब आपके माइंड में क्लियर है ना कि आपको पूरे दिन क्या करना है, आप उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। हमारा दिन खराब होता है जब हमें खुद पता नहीं होता कि आज हमें करना क्या है। और जब आपने मॉक लगा दिया ना, कैसे भी खुद को आप रेडी कर लो, प्रिपेयर कर लो, उसके बाद एक मॉक दे दो, और दे दिया ना तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन अब मेरे को किस चीज़ पर काम करना है। तो मेरा यही रहता था सुबह उठ के सबसे पहले। और जो मतलब दूसरा मॉक जो रहता था वो या तो इवनिंग में रहता था, नहीं तो मेरा नाइट में रहता था, जो सेकंड मेरा मॉक होता था। और वो मेरे को मतलब पूरा का पूरा मतलब पूरे दिन का पता चल जाता था कि हाँ मैंने कितना प्रिपेयर कर पाया हूँ, जो सेक्शन मेरा मॉर्निंग में वीक रहा था, ठीक है। एक मेरा मॉर्निंग और एक मेरा इवनिंग या फिर नाइट, ये मेरे मॉक का टाइम रहता था। आप अपना डिसाइड करना कि आपको कब करना है, लेकिन 2 आपको रखने ही रखने हैं। रख कर देखो, अपने आप आपको चेंज दिखने लगेगा। उसके बाद मॉक लगाने का कई लोगों को तरीका ही पता नहीं होता कि लगाना किस तरीके से। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आपका सेक्शन स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले एक बार सेक्शन विजिट जरूर किया करो। जैसे ही मॉक स्टार्ट हुआ हमारा, क्वांट अगर सबसे पहले आया, 1 to 35 क्वेश्चंस एक बार आप क्रॉस में ही सही विजिट कर लो। 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप क्रॉस में चले जाओ, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन मूव नहीं करो,
फर्स्ट देखो, देन फिर क्रॉस में पूरा 35 तक मूव कर जाओ, आपको पता चल जाएगा इस पेपर में आया क्या है क्वांट में। और इतना पता चल गया ना, पूरा पता रहता है कि हमें अगले 20 मिनट में क्या क्या चीज़ें करनी है। जो सबसे अच्छे से मुझे आती है मैं वहीं से पुटअप करूंगा। मैंने सिंप्लीफिकेशन रोज किया है, आ गया सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले उसी को करूंगा। देन डीआई अगर मुझे मिल गई थी कि ये ईजी वाली डीआई है, सबसे पहले ईजी वाली डीआई को उठाना शुरू करूंगा। 2 डीआई तो बना ही दूंगा उसी टाइम पर। और उसके बाद फिर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट गई बाय लक, क्वाड्रेटिक कर लूंगा, नंबर सीरीज देखे नंबर सीरीज करूंगा। पता है मुझे इस 20 मिनट में मुझे क्या करना है। आपको भी यही करना है, सिर्फ और सिर्फ रैंडम मत चलना कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया और पूरा करते हुए आएंगे। वो जानबूझ के फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे डीआई या फिर ऐसी नंबर सीरीज या ऐसी चीज रखते हैं कि आप फंस के वहीं पर आपका पूरा जो मोरल है पूरा का पूरा आपका डाउन हो जाए। आपका जो इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आए थे पूरा का पूरा गिर गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, पूरा विजिट करना और फिर वहां से स्टार्ट करना जो आपको सबसे अच्छे से आता है। ठीक है, पेपर के अंदर बहुत अच्छा हो जाता है। फिर जब हमें पता रहता है कि हम टाइम के साथ चल रहे हैं और पूरे क्वेश्चन होते आ रहे हैं हमारे, तो जो नहीं आते ना क्वेश्चन वो छूट भी जाते हैं तो बिल्कुल भी हमें रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि जितना आता था उतना तो कर दिया ना, और इतना अगर कर दिया तो 27 प्लस में अपना स्कोर वैसे ही चला जाता है। तो ध्यान रखना, आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस आते हैं 3 तरीके के। एक तो डुएबल होते हैं जो हमें आते हैं अच्छे से, वो सबसे पहले करना है। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग वाले, उसको हम लोगों को रिव्यू के लिए रखना है, अगर टाइम बचा तो उठा लेंगे इन्हें। और तीसरे जो होते हैं, ऐसे होते हैं जो एकदम न्यू पैटर्न वाले होते हैं, यानी कि डीआई ऐसी आ गई जो कि हम लोगों ने पहले कभी की नहीं है, नहीं करना है उसको उस टाइम पे। लास्ट में, अगर एकदम लास्ट में टाइम बचा ना, डुएबल वाले करने के बाद, टाइम कंज्यूमिंग करने के बाद, तब हम इसे उठाएंगे। और टाइम बचता ही नहीं है, 20 मिनट का टाइम रहता है, 35 क्वेश्चन रहते हैं। डुएबल वाले और टाइम कंज्यूमिंग वाले ही अगर हमने कर लिया ना तो वो बहुत होता है। इतने में तो हम लोग 27 टच पे चले जाते हैं और इतना ही हमारा इनफ होता है। इसका टाइम वैसे भी नहीं बचता, आपको ही पता है। ठीक है, इस तरीके से अटैम्प्ट करके देखना, हर एक सेक्शन में मिनिमम आपका जो अटैम्प्ट होगा अच्छा खासा चला जाएगा, अच्छा खासा जाएगा। इंग्लिश में मिनिमम आप 20 प्लस स्कोर करोगे अगर इस पर काम करते हुए चले गए तो। और ये आपको पता चल जाएगा जब आप डेली बेसिस में मॉक लगाओगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ। ये पूरा पूरा एक ना शेड्यूल है जो कि एक के ऊपर एक चीज़ें डिपेंड की है, कर जाती हैं। अगर मॉक लगाओगे तो इस चीज़ का नॉलेज लग जाएगा, मॉक लगाओगे वीक एरियाज पता चल जाएंगे तो शेड्यूल पर काम कर पाओगे। यानी कि तीनों चीज़ें ना एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। तो इसको अगर फॉलो करना है ना तो एक प्रॉपर वे में फॉलो जरूर करना। एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन पे आपको लेकर के आ जाएगा, खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा। ठीक है? तो ये आपकी 3 चीज़ें रहती हैं। इसको आप खुद समझ जाओगे जब अभी मॉक दोगे तो, थोड़ा-सा ट्राई करके देखना, ठीक है? एक जो चीज़ है, जनरली जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक दिया है, उनके साथ ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेते हैं। यानी कि लगता उन्हें ऐसा है कि ये मेरा डूएबल क्वेश्चन था, और जब वहाँ नहीं बनता, तो उन्हें लगता है कि जब मैं कर रहा था तब तो बहुत अच्छे से बन जाता था घर पे, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? मत सोचना ऐसा नहीं बन रहा ना, छोड़ देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अलावा भी। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है उसने, या फिर उसका पैटर्न ही चेंज कर दिया, उलझने की जरूरत नहीं है आपको उसके साथ, आपको नहीं मतलब उलझना है, वो जानबूझ के उसने फंसाने के लिए दिया है। नहीं फंसना हमें, ठीक है नहीं हो रहा, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे सेकंड्स के अंदर। मिनट्स में टाइम किसी भी क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना, और उसका तो नहीं बनता ना, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो इतना टाइम देना ही नहीं है, नहीं बनेगा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, और एक्यूरेसी वाली चीज़ तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस टेस्ट के अंदर। अब उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि अपना स्पीड टेस्ट देने के बाद, मॉक देने के बाद उससे एनालिसिस कैसे हम लोग करें। मुझे भी नहीं पता था, धीरे धीरे अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसी के पीछे से हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से किसके सेक्शन पर हमें फोकस करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, सबसे पहले उसे करना स्टार्ट करना कि क्वेश्चन गलत क्यों हुए हैं। जो स्किप किए हैं ना वो तो सेकंड चीज़ है, कि आए नहीं थे, न्यू पैटर्न पे थे तो स्किप कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही किया आपने। लेकिन जो आते हुए क्वेश्चन आपने गलत किए ना, सबसे बड़ी गलती आपकी वो है कि उसमें आपने टाइम भी खराब किया, नेगेटिव मार्किंग में भी गया, और क्वेश्चन भी आपका आता हुआ गलत हुआ है। क्यों हुआ है सबसे पहले उसको देखना, वही आपको डिसाइड करा देता है कि ये थोड़ा-सा मेरा कॉन्सेप्ट गलत चल रहा है, इसको मैं अपने शेड्यूल में उठा लूँगा आज पूरे दिन में, ठीक है? तो रॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहली चीज़ है जो हमें उठानी है। उसके बाद सेकंड पे उस वो क्वेश्चन आते हैं जो कि अनअटेम्प्टेड थे, कुछ नया आ गया, कुछ नया हमें देखने को मिला जो कि हमने पहले नहीं किया था। तो उस चीज़ को अब हम करेंगे, क्यों स्किप नहीं करना, अनअटेम्प्टेड को ऐसा मत करना कि ये तो अनअटेम्प्ट था, ऐसी चीज़ तो आ ही नहीं सकती। आ सकती है, उससे टफ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो अनअटेम्प्ट वाला पार्ट है ना, इग्नोर नहीं करना, उसको भी थोड़ा-सा मतलब ट्राई करके देखना है कि क्या ऐसी ट्रिक है जो इसमें ये क्वेश्चन में लगा रहा है, जो कि बड़ा क्वेश्चन है और प्री में ये दे रहा है। कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी ना, तभी वो प्री में दे रहा है कि क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो ही रहा होगा। तो एक बार उसे देख लेना, कोई अगर पज़ल नहीं आ गई तो उसको बना लेना। डीआई है नहीं, जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, या फिर कैसलेट है, कुछ अलग उसने दे दिया जो कि आपसे ब्रेक नहीं हो रहा था, तो देख लेना एक बार सॉल्यूशन में कि किस तरीके से वो कर रहा है।
यही चीज़ आपको है जो मतलब ऐसा करती है ना कि आपकी परफॉर्मेंस को और ऊपर लेकर के जाती है। क्यों? आप चीज़ों को सीख रहे हो, रोक नहीं दिया आपने। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इस पूरे मंथ में रोक देते हैं कि मेरा जितना सीखना था वो मैंने सीख लिया, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में भी तो आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो उसे सीखते हुए चलो, ठीक है? उसको बंद नहीं करना। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, अब सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है। नहीं, सीखने के लिए अभी भी है। पैटर्न चेंज हो रहे हैं, न्यू क्वेश्चन्स ऐड हो रहे हैं, तो वो आपको इस चीज़ में मिल जाते हैं। पता है एसटी जो स्पीड टेस्ट होती है ना, सबसे अच्छा सोर्स होता है न्यू क्वेश्चन्स को फेस करने का, और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मिल रहा है ना अनअटेम्प्ट वाला जो आपका एग्ज़ाम में छूट रहा है, तो उसको एग्ज़ाम के बाद आप 100% टच करना, उठाना, देखना कि क्या उसमें नया था जो आपसे नहीं हुआ। सीखते हुए चलोगे, बहुत आगे तक निकल जाओगे फिर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद फिर तीसरी चीज़ जो आती है, सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, वो रॉन्ग क्वेश्चन वाली बात। तो सिली मिस्टेक वाली चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसको कोशिश करना कि जो नेक्स्ट डे आप मॉक दोगे ना, उसमें वो मिस्टेक्स आपकी ना हो। इतना करते हुए चले गए ना, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लो। क्वांट का हो गया, आपका रीज़निंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया, फिर आपका ये पूरा जो मॉक आपको देना है, वो कैसे एनालाइज़ करना है, कितने रखना है, कब-कब देना है, मैंने पूरा अपना शेड्यूल बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस मंथ को किस तरीके से डिज़ाइन करते हो कि 31 दिसंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 101% क्रैक हो। मेरा ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेज़ हैं सबके साथ। अपना शेड्यूल ड्रॉ करो और बस अब लग जाओ, ठीक है? ये एग्ज़ाम आपको क्वालीफ़ाई करना ही करना है, ठीक है? मेंटल प्रिपरेशन आपको देखो, इन चीज़ों का ना थोड़ा-सा ध्यान रखना। ये चीज़ पता है ऐसी होती हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, तो कोशिश करना ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों का मैं जब प्रिपरेशन करता था, थोड़ा-सा स्टार्टिंग टाइम पे मैं भी ध्यान नहीं रखता था। ये चीज़ें पता है बहुत इफ़ेक्ट कर देती हैं हमारी प्रिपरेशन को, बहुत अच्छे होते हुए भी हम एग्ज़ाम इतना अच्छे से नहीं दे पाते। तो कोशिश करना इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दो, ठीक है? थोड़ा-सा स्ट्रेस को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी मत होने देना, स्ट्रेस को अपने ऊपर आने ही नहीं देना है। स्ट्रेस ना आएगा इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छी नींद लो, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उस पर काम करो और अपने सोने का टाइम अलग ही रखो। उस सोने के टाइम पे ना आप कोशिश करो कि आपका जो स्लीपिंग टाइम है, उस पे आपके प्रिपरेशन का बिल्कुल इफ़ेक्ट ना पड़े। उसको आप अलग ही रखो और अच्छे से अच्छा खाना खाओ। कोरोना का टेंशन नहीं लेना, एग्ज़ाम आपका पूरा अच्छे एनवायरनमेंट में होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी और अपने आप पर बस विश्वास रखना, ठीक है? अपने प्रिपरेशन पर विश्वास रखना। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ाई की है, खुद पर विश्वास रखो और बस अपने एग्ज़ाम को 100% दो, ठीक है? इतना करते हुए चले जाना। थैंक यू देखने के लिए। 2 एग्ज़ाम अच्छे से देखते हैं किस-किस का क्रैक होता है, ठीक है?